जय हिंद दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है एक और मॉडल टेस्ट पेपर में जो है नाइन्थ क्लास के लिए। चलिए तो कंटिन्यू कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मुझे रेशनल नंबर बताना है जो इसके बराबर हो, यानी मुझे वो परिमेय संख्या बतानी है जो 2/25 के इक्वल हो। तो क्या आपको सिंपल क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। तो जब मैं 25 को डिवाइड करूंगा किससे, 25 से, नहीं एक मिनट। जब मैं 25, जब मैं 2 को डिवाइड करूंगा 25 से, तो देखो क्या आएगा। ऐसे करना है ये। तो ये टू टू तो डिवाइड होगा नहीं, तो मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा। 0 पॉइंट आ गया, यहाँ पे एक जीरो आ जाएगी। अब भी 20 छोटा है 20 से तो मुझे एक जीरो और लगानी पड़ेगी यहाँ पे पॉइंट के बाद। तो 0.0, ये 200 बन गया। अब 25 8 जा क्या होता है, 200 होता है, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.08 आ जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन वन का जो आंसर है वो कितना है, 0.08, यानी ए आंसर है इसका। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि 125 अब इसमें कहा गया है, एक मिनट। अब इसमें हमसे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि मुझे 125 -1/3 की वैल्यू निकालने की क्या वैल्यू होती है इसकी, तो कैसे निकालें। अब देखो 125 की पावर माइनस का 1/3 है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी पावर माइनस में होती है तो उसका 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 मतलब ये है कि वो जो टर्म है वो 1/, में लिखी हुई है डिवाइड में। यानी इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 1/3 है। ठीक है। तो 1/3 पावर का मतलब क्या होता है कि क्यूब रूट लिखा हुआ है, 1/³ ऑफ 125 लिखा हुआ है ये। ठीक है। तो क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, ये देखते हैं कि किन तीन नंबरों का ये मल्टीपल है 125। तो 5 × 5 × 5 क्या होता है, 125 होता है। तो ये सिंपल क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 1/5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका, बिल्कुल सही। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि मुझे जीरोज निकालनी है। ठीक है, मुझे क्या निकालनी है बच्चों, मुझे शून्यक निकालने हैं इसके। ठीक है। तो शून्यक देखो कैसे निकालते हैं। शून्यक निकालने के लिए मैंने क्या समझाया था कि है ना, जो भी मुझे टर्म दी हुई है उसको बराबर जीरो रख देंगे। तो यानी x+1 और x+2 बराबर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसको भी बराबर जीरो रख दो और इसको भी बराबर जीरो रख दो, तो x+1 बराबर जीरो रखेंगे तो यहाँ से मेरा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। और x+2 बराबर जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी मेरा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखिए। इस क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है कि हमें हमें जो है x-1 जो है ना, एक फैक्टर दिया हुआ है, एक गुणनखंड दिया हुआ है x² ax+5 का। ठीक है। और मुझे एक ही क्या निकालनी है, मुझे एक ही वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है। तो देखो, एक मिनट। यहाँ पे x-1 फैक्टर दिया हुआ है, तो जब भी फैक्टर दिया होता है ना तो उसको क्या करते हैं बताइए। फैक्टर जो दिया होता है उसको हम बराबर जीरो रखते हैं। ठीक है, गुणनखंड को पहले बराबर क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं। तो एकदम मैं x-1 बराबर जीरो रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और जो मुझे पोलिनोमियल दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, उसकी वहां पे जहां जहां x लिखा हुआ है उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो x² यानी ये 1 हो जाएगा, ए एक्स यानी ये ए हो जाएगा और +5 हो जाएगा। यानी 1 + a + 5, और बराबर जीरो भी रखना होता है इसको। यानी 1 + a + 5 बराबर कितना आ गया, जीरो आ गया। तो ए की ए प्लस कितना हो रहा है, ये 6 हो रहा है, उधर जाकर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -6 आ गई, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि लीनियर, हमें एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, हमें एक रैखिक समीकरण दी हुई है। ठीक है। तो हमें पता है कि रैखिक समीकरण का जो दो वेरिएबल वाली, दो चर वाली रैखिक समीकरण होती है, उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है। तो इसका यानी बहुत एक से ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं उसके, दो से ज्यादा। तो इसके ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फिफ्थ का। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है मुझसे कि 1 1 2 जो है वो इस लीनियर इक्वेशन के क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है। और मुझे के की वैल्यू निकालनी है। तो 1 1 2 दिया हुआ है, यानी एक्स जो है वो 1 है और वाई जो है वो क्या है, 2 है। ठीक है। तो एक्स जहां लिखा हुआ है उसकी जगह 1 पुट कर दो, और वाई जहां लिखा है उसकी जगह क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो। तो 4 × 1 = 4 प्लस वाई की जगह 2, तो 4 + 2 6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, के बराबर 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही आंसर है इसका।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है कि मुझे एक लाइन दी हुई है और उस पे एक पॉइंट सी है, और मुझे कहा गया है कि ए सी जो है ना वो बी सी के बराबर है। ठीक है, ए सी जो है वो बी सी के बराबर दिया हुआ है। तो हमें अब देखो, अगर ए सी बी सी के बराबर है तो इसका मतलब हो जाएगा कि सी जो है वो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। ठीक है, यूक्लिड की एक्जियम से, 5th चैप्टर है ये। तो अगर सी मिड पॉइंट है तो हम ये आराम से कह सकते हैं कि ए सी जो है वो आधा है ए बी का। ठीक है, हम क्या कह देंगे कि ये जो है ना ये इस पूरे का आधा है। यूक्लिड की एक्जियम से बोला मैंने ये। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हमारा बी आंसर बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इसने बोला है कि वो एंगल निकालो, वो कोण निकालो जो अपने कॉम्प्लीमेंट का, जो अपने पूरक का 4 गुना है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था। तो देखो, एक एंगल मैंने थीटा मान लिया, तो हमें पता है कि, और एक एंगल क्या मान लेंगे, 90 माइनस थीटा मान लेंगे, क्योंकि दोनों एंगल का सम कितना है, 190 है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है, ये सप्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि पूरक है ये, इसलिए। तो एक एंगल मैंने थीटा मान लिया, एक मैंने मान लिया 90 माइनस थीटा। उसने बोला वो एंगल निकालो जो अपने कॉम्प्लीमेंट का 4 गुना है, तो ये 4 गुना हो जाएगा। इसको सोल्व कर लोगे जब आप, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 72। ठीक है, 72 आंसर आ जाएगा इसका आपका। ठीक है बच्चों, पहले भी करवाया हुआ क्वेश्चन ये वाला मैंने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है कि मुझे एक ट्रायंगल दिया हुआ है ये, और मुझे मुझे इसमें बोला हुआ है कि ट्रायंगल ए सी डी जो है वो ट्रायंगल ए बी ई के कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, यानी ये क्या है, यानी ये कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल दिए हुए हैं मुझे। ठीक है, और मुझे क्या बोला हुआ है कि मुझे ए डी की वैल्यू निकालो। मतलब ए डी किसके बराबर होगा? अब देखो, जब भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं, यानी कॉन्ग्रेंट होते हैं एक दूसरे के, तो क्या होता है, तो हम सीपी सीटी से कोई भी साइड को एक दूसरे के बराबर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे देखना है आपको, एडी, एडी जो है वो किसके बराबर होगा ये मुझे बताना है। ठीक है, अब देखो इधर, अब देखो यहाँ पे, देखो इस ट्रायंगल में एडी कहाँ पे आ रहा है, एडी यहाँ पे आ रहा है। पहले ए लिखा है फिर डी लिखा है, तो ऐसे ही इस एंगल में, इस ट्रायंगल में भी इसके कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी होगी, ए ई होगी। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, इसका मेरा आंसर जो है वो हो जाएगा ए ई। ठीक है, तो ऐसे मुझे कोरस्पोंडिंग साइड्स देखनी होती हैं बस। समझ में आया बच्चों? ऐसे मुझे देखनी है कोरस्पोंडिंग साइड्स देख। अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है कि इसमें मुझे क्वाड्रिलेटरल के चतुर्भुज के 4 एंगल दिए हुए हैं, 1:2:2:4 में। तो मुझे इन सब का मान निकालना है। तो मुझे पता है कि क्वाड्रिलेटर में 4 साइड होती हैं, 4 एंगल होते हैं, तो चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सब एंगल को प्लस कर देंगे और 360 के बराबर रख देंगे। लेकिन ये सब एंगल क्या है, ये रेशियो में है। तो 1x प्लस में 2x प्लस में 2x प्लस में 4x बराबर कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ से 4, 4, 6, 8, 9, यानी 9x बराबर कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 9x बराबर 360 हो गया, 9 से कट जाएगा 40 पे, तो एक एंगल कितने का आ गया, 40 डिग्री का आ गया। यानी एक की वैल्यू 40, दो की वैल्यू 80, दो की वैल्यू 80 और फोर की वैल्यू 160। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे करना है। आया समझ में बच्चों? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल जो बनते हैं मिड पॉइंट से, क्वाड्रिलेटरल की पी क्यू आर एस की, मतलब जो चतुर्भुज हम चतुर्भुज की जब हम मिड पॉइंट्स को जोड़ते हैं, ठीक है, जब हम क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को जोड़ते हैं, तो जो जो बीच में जो वो चतुर्भुज बनता है, क्वाड्रिलेटरल बनता है, वो रेक्टेंगल यानी आयत कब होगा? ठीक है, तो वो आयत कब होगा, जब उसके डायगोनल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। मैं इसका फिगर बना के समझाता हूँ आपको। जैसे ये चतुर्भुज है मेरा, और ये 4 इसके मिड पॉइंट्स हैं, तो अगर मैं इन चारों को जोड़ूंगा इस तरीके से, तो ये बीच में क्या बन रहा है, ये चतुर्भुज बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है, ये रेक्टेंगल यानी आयत तभी होगा जब इसके डायगोनल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि जब इसके डायगोनल्स बराबर होंगे तभी मैं इसको, इसके किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर पाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से मेरा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि एक एक मुझे सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, बनाते हैं फिगर इसका। एक ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल हो गया मेरा। इसकी जो कोड है वो 6 सेंटीमीटर लंबी है, तो ये 6 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ जो है। डायमीटर जो है वो 110 है, तो डायमीटर 110 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 5। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है, ये सेंटर से मैंने रेडियस बना दी, कोड को ज्वाइन कर दिया। तो इसने बोला कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा सेंटर से, यानी मुझे ये दूरी निकालनी है बीच वाली।
ठीक है। अब देखो ये वाली साइड तो 5 हो गई। ये कोड क्या होती है, अगर सेंटर से कोई भी लाइन, केंद्र से कोई भी लाइन कोड के ऊपर, जीवा के ऊपर बनती है तो वो उसको आधी आधी कट करती है। तो अगर ये पूरी पूरी कोड की जो लेंथ है वो 6 है तो ये भी 3 हो जाएगा। अब देखो ये 3 है मेरा, ये 5 है। तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मैं ये निकाल लूंगा 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरा, 4 हो जाएगा। बी का आंसर कितना है, 4 है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 13 पे। 13 में क्या बोला है, मुझे ट्रायंगल एंगल निकालना है बीडीसी, मुझे कौन निकालना है बीडीसी। अब देखो इधर ये एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ये, इसमें मुझे दो एंगल पता हुआ है। तो मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के, कोण योग प्रमेय लगा के ये एंगल निकाल लूंगा 180 में से माइनस करके। तो 69, 70, 70 प्लस 30, 100 हो गया। तो मेरा ये एंगल कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब मुझे निकालना है एंगल बीडीसी, यानी मुझे ये एंगल निकालना है। तो जो एंगल मेरा ये आया है बी ए सी, ये वाला 80 जो आया है, वही एंगल हो जाएगा बीडीसी के बराबर, यानी ये भी कितना होगा, 80 होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 80 हो जाएगा। और ऐसा मैंने कैसे किया कि एक ही सेगमेंट पे बनने वाले जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी एक ही वृत्तखंड पे जो कोण बने होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आया है मेरा, 80 आया है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, मुझे इसमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना है। अगर उसकी साइड एल यूनिट है, यानी मुझे इसमें समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना है। तो मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए, सिंपल ये तो √3/4 ए स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी मेरा सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है कि मुझे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है, यानी मुझे वृत्त का क्या निकालना है, मुझे गोले का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। लेकिन उसका जो डायमीटर है वो कितना है, 3r है। तो इसका अगर डायमीटर यानी इसका व्यास अगर 3r है तो डायमीटर का आधा कितना होता है, डायमीटर का आधा ही क्या होता है, रेडियस होती है। तो बस मुझे इसमें रेडियस ही रखनी है, और बाकी मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, गोले के आयतन का, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr क्यूब। तो 4/3, पाई की वैल्यू रखी मैंने यहाँ पे, पाई को पाई रखना है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पाई दिया हुआ है। और आर क्यूब, तो 3r का क्यूब करेंगे तो ये 3 3 9, 9 3 27। तो ये 27r क्यूब हो जाएगा। और 2 का क्यूब करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। अब देखो इधर 3 से कट जाएगा 9 पे ये, और ये 2 पे कट जाएगा। तो ऊपर तो आ रहा है 9, नीचे आ रहा है 2। तो 9/2 πr क्यूब, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी मेरा बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है कि मेरे पास एक कोण है, मेरे पास एक शंकु है। ठीक है। मुझे उसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, शंकु का क्या निकालना है, मुझे वॉल्यूम निकालना है। तो शंकु का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, देखिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। वो होता है मेरा 1/3 πr क्यूब। ठीक है, 1/3 πr क्यूब। और आर इसमें कितना दिया हुआ है, 6। 1/3 πr² होता है, मैंने भी गलत बोला यहाँ पे अभी, 1/3 πr² होता है। तो पाई की वैल्यू रख दी मैंने, और आर स्क्वायर यानी आर को 2 बार रखेंगे। और एच मुझे दिया हुआ है 3.5 यानी 7/2। ये एच है मेरा। तो बस मुझे इसको सोल्व करना है। 2 3 जा 6 कर जाएगा, 3 पर 3 कट जाएगा। तो ये मेरा कितना आ रहा है, 22 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरा आंसर आ जाएगा इसका 132 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए। इसमें मुझे बोला हुआ है कि मुझे क्लास मार्क दिया हुआ है और क्लास साइज दिया हुआ है। क्लास मार्क यानी वर्ग श्रेणी तो मुझे 12.5 दी हुई है, और क्लास साइज यानी वर्ग आकार मुझे दिया हुआ है 5। तो हमें ध्यान होना चाहिए। तो ये बोला हुआ है कि किस इंटरवल में आते हैं। ठीक है, किस किस क्लास इंटरवल में आएंगे ये, किस कक्षा श्रेणी में आएंगे। तो देखो इधर ये जो इसमें कक्षा क्लास मार्क जो दिया होता है ना, ये हमें ध्यान होना चाहिए कि ये मिड टर्म होती है, ये मध्य बिंदु होता है उस क्लास वर्ग का। तो देखो अगर मैं इसका मध्य बिंदु देखूं तो ये 12.5 ही आता है ना। और इसने बोला था कि क्लास का साइज कितना है, 5 है। तो क्लास का साइज यहाँ पे 5 ही है, 5 का गैप है, 15 से 10 के बीच में। ठीक है। तो इसका 17वें का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वैसे हमें ये क्वेश्चन करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है मुझे कि मुझे क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, ये कक्षा वर्ग दिए हुए हैं मुझे कुछ ही। ठीक है, 15 से 25 और 25 से 35। तो इसने बोला कि 25 जो नंबर है वो किस में इंक्लूड है, किस में है। तो देखो 15 से 25 तक है ना, तो इसमें भी 25 आ रहा है, 25 इसमें भी आ रहा है। और 25 से 35 तक, तो 25 जो है वो इसमें भी आ रहा है। तो इसमें आ जाएगा बोथ आर इंटरवल, यानी दोनों के अंदर ही क्या है, 25 जो है वो मेरा इंक्लूड है। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है कि इस पोलिनोमियल की, इस बहुपद की जो डिग्री है, डिग्री क्या होती है, अधिकतम घात होती है, मैक्सिमम पावर होती है। तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमम पावर कितनी है इस बहुपद की,
फाइव है, ठीक है, लेकिन यहाँ, हाँ, यहाँ पे भी फाइव ही बोल रहा है, तो ये सही है मेरा इसका आंसर। यानी असर्शन क्या है, बिल्कुल सही है। और रीजन में क्या कहा गया है कि हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की, किसी पोलिनोमियल की, वही क्या होती है, डिग्री होती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अधिकतम घात ही, अधिकतम पावर ही क्या होती है, उसकी डिग्री होती है, यानी घात होती है, ठीक है। तो यानी इसका असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, असर्शन की, ठीक है। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर है वो मेरा ए बिल्कुल सही है 19 का। अब 20 पे चलते हैं। 20 पे क्या बोला है मुझे कि देखो, एक ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी 70 दिया हुआ है और ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी 70 दिया हुआ है। तो एंगल बी जो है वो एंगल पी के बराबर है, तो सही है ये बात, क्योंकि एंगल बी भी 70 का है और एंगल पी भी 70 का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और रीजन में हमसे बोला हुआ है कि ऑल राइट एंगल आर इक्वल, ठीक है, तो ये बात भी सही बोली है, क्योंकि राइट एंगल का समकोण का मतलब क्या होता है कि उसके सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, तो 90 एंगल तो कोई भी हो बराबर होते हैं। तो यानी इसका असर्शन भी ठीक है, इसका रीजन भी ठीक है, ठीक है। लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसकी, असर्शन की। यानी 20 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर मेरा बी सही आंसर हो जाएगा इसका, बी, ठीक है बच्चों। बी वाला सही आंसर होगा 20 का, क्योंकि दोनों बात अपनी जगह सही है, पर रीजन जो है वो उसके बारे में नहीं बता रहा है, एसरसन के बारे में, क्योंकि ऊपर जो एसरसन ए लिखी हुई है उसमें कहीं भी राइट एंगल का जिक्र नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है बच्चों, इसमें हमसे बोला हुआ है कि सिंप्लीफाई करना है इसको। देखो, पहले मैंने बोला कि जब भी पावर माइनस में होती है उसका क्या मतलब होता है कि उसको 1 अपॉन में लिख लो। तो यानी 1/16 की पावर लिखी हुई है, 1/5, ठीक है। अब बाहर पावर में पहले से चल रहा है 5/2, तो 5/2 चल रहा है, 5 से 5 कट जाएगा, यानी बाहर पावर कितनी बचेगी इसकी, 1/2 बचेगी। और मुझे पता है कि 1/2 पावर का मतलब क्या होता है कि वो संख्या रूट में लिखी हुई है, तो 16 किसका रूट होता है, 4 का, तो यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, यानी 4 की पावर -1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमने 21 का फर्स्ट पार्ट किया है। अब 21 का हम और पार्ट देखते हैं कि और पार्ट में क्या करना है। इसमें भी मुझे सिंप्लीफाई करना है, इसको सोल्व करना है, क्या आएगा सोल्व करके। अब देखो इधर, √5 - 2 और √3 - √5 दिया हुआ है, तो बीच में कोई साइन नहीं है, तो साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का साइन है। अब देखो यहाँ पे कोई आइडेंटिटी लग नहीं रही है, तो सिंपल हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। पहले क्या करेंगे, पहले √5 को मल्टीप्लाई कर देंगे √3 - √5 से, फिर -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, √3 - √5 से, ऐसे करना है। अब 5 √3 तो ये हो जाएगा √15, और √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। और ये -2 को करेंगे जब हम √3 से मल्टीप्लाई, तो ये मेरा माइनस का 2 √3 आ जाएगा। और यहाँ माइनस है, अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 √5 ही आ जाएगा। अब देखो इधर, आ, इसमें कोई भी टर्म सेम है क्या, नहीं, कोई भी टर्म इसमें सेम नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे ही हमें छोड़ना पड़ेगा, आगे सोल्व नहीं होगा ये, ठीक है बच्चों। इतना ही कर सकते हैं इसमें हम, और कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर हम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि एक पॉइंट दिया हुआ है जो इस ग्राफ का है, इस ग्राफ पे लाई करता है, ठीक है। तो मुझे के की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, ये जो ये पहला पॉइंट है इसको एक्स मानो, जो दूसरा पॉइंट है इसको वाई मानो, इसमें एक्स वाई की जगह पुट कर दो, 2x बोला हुआ है, तो एक्स का पॉइंट क्या है, 2k - 3, तो 2k - 3 प्लस में 3 पाए, 3k + 2 प्लस में 15 बराबर 0 है, ठीक है। सोल्व कर लो इसको, ये आ जाएगा 4k - 6 प्लस में 3k + 6 + 15, ठीक है, बराबर 0 चल रहा है। 3k + 4k 7k हो गया, 6 से 6 कट गया, 7k + 15 बराबर 0, 15 प्लस का उससे जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 7k बराबर -15, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -15/4, ठीक है। ये मेरी आएगी के की वैल्यू बच्चों, आए समझ में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे बोला हुआ है कि मुझे टोटल नंबर ऑफ निकालने हैं लेग, यानी उन कुल पैरों की संख्या निकालनी है मुझे, जो गोट के और गोट यानी बकरी और हैन यानी मुर्गी का जो झुंड है उसके अंदर से, उनका मुझे टोटल नंबर दिया हुआ है 40 है, ठीक है। तो मुझे बोला है कि इस जो हमने बात की है इसको मुझे दिखाना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में, यानी इसको मुझे दिखाना है दो चरों की रैखिक समीकरण के रूप में दिखाना है। अब देखो इधर, इसको कैसे दिखाएंगे, देखो,
मुझे पता है कि गोट के पैर कितने होते हैं बच्चों, गोट के पैर होते हैं 4, तो मैंने गोट के पैरों को एक्स माना है, लेकिन इसके पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो ये 4x हो जाएगा। इसी तरीके से मुर्गी के हैन के जो पैर होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, और मैंने इसके पैरों को क्या माना है, y माना है, क्योंकि मुझे 2 वेरिएबल में दिखानी है इक्वेशन ये, और इन दोनों का सम कितना है, 40 है। तो ये मेरी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है बच्चों, 23 का आंसर ये हो जाएगा, 4x + 2y डिवाइड बाय 40। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे बोला हुआ है कि मुझे एरिया निकालना है आइसोसेल ट्रायंगल का। यानी मुझे द्विबाहु त्रिभुज का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अगर उसकी दो साइड क्या है, 13 है, जो इक्वल साइड होती हैं दो, वो 13 दी हुई है, और इसमें बेस की जो साइड दी हुई है वो 24 दी हुई है। मुझे क्या बोला है, मुझे इसमें एरिया निकालना है। अब देखो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ठीक है। और इसका एरिया हम कैसे निकाल लेंगे, बाय द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, यानी हम हीरोन फॉर्मूले की हेल्प से इसका एरिया निकाल लेंगे। हिडन फॉर्मूले में पहले क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, यानी अर्ध परिमाप निकालते हैं। a + b + c डिवाइड बाई 2 ऐसे आता है वो। फिर हम एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, रूट में s - a s - b और s - c, और ये रूट पूरे में है, ठीक है। तो ऐसे करके मेरा क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। तो ये आप करिएगा, ठीक है, आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 25 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें मुझे बोला हुआ है कि ओ जो है वो परपेंडिकुलर है ओ बी पे। अब देखो इधर, अगर ए ओ जो है वो परपेंडिकुलर है ओ बी पे, तो यानी ये जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का होगा, 90 का होगा। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे एंगल बी ओ सी निकालना है, यानी मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये, पहले इसको हम पूरा सोल्व करेंगे। ये पूरा एंगल कितने का है, 90 का है, तो यानी 2x - 5 प्लस में x - 10 बराबर कितना होगा, 90 होगा। अब 10 - 10 - 5 प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये माइनस का 15 हो जाएगा। उस साइड जाके 15 प्लस हो जाएगा 90 में, तो ये हो जाएगा मेरा 105। और 2x + x, ये 3x हो जाएगा। तो 3x बराबर आ गया 105, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 3, इसकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, यानी 35 आ गया। और मुझे एंगल बी ओ सी निकालना है, यानी मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दो, 35 - 10 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो मेरा एंगल बी ओ सी कितना आ गया बच्चों, 25 आ गया। यही मुझे निकालना था वो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ रहा है ना अच्छे से समझ में, प्रैक्टिस कीजिए आप जितना कर सकते हैं, अब वही बेनिफिट है आपके लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें और पार्ट भी दिया हुआ है, ठीक है। इसमें मुझे क्या बोला है कि मुझे ये ACB एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ACB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है। तो मुझे इसमें एंगल एक्स और वाई जो है वो रेशियो में दिए हुए हैं। अब देखो ये, मुझे एक्स और वाई की वैल्यू ही निकालनी है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, ये एक्स वाई, ये मुझे पता है ये क्या बन रहा है मेरा, ये लीनियर पेयर बन रहा है, यानी रैखिक युग्म बन रहा है। यानी मुझे पता है लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 होता है। तो एक्स प्लस वाई बराबर 180 करेंगे, ठीक है। अब ये रेशियो में दिया हुआ है, तो ये 2x प्लस में 1x बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो 3x बराबर 180 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिवाइड बाई 3 आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 60 आ गई। अब मुझे एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे ये 2x था, तो x आ जाएगा 60 × 2 120, और y आ जाएगा मेरा 60 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, और x की आ गई मेरी 120 डिग्री, ठीक है। तो बस इसमें मुझे एंगल निकालने थे, वैसे हमने एंगल निकालने हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं ये, है ना। 26 में इसको सोल्व करना है। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे। तो 26 में मुझे सोल्व करना है इसको, ये बस समझ में आना चाहिए आपको। देखो ये, बाहर रूट से पहले 4 लिखा हुआ है, यानी ये फोर्थ रूट है 16 का। यानी ये क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है, 16 की पावर 1/4। तो इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा ये हमें ये देखना है कि ये 16 जो है वो किसकी पावर 4 होती है। तो 2 की पावर 4 क्या होती है बच्चों, 16 होती है। तो बाहर 1/4 है, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, तो यानी इसको सोल्व करके क्या आ रहा है, खाली 2 आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से इसको सोल्व करेंगे। देखो, ये 3 7 3 43 किसका क्यूब रूट होता है बच्चों, 7 का होता है ना। हाँ, तो 7 यानी 6 × 7 42 हो जाएगा। यहाँ पे 2 आया था मेरा, 2 - 6 × 7 42 हो जाएगा। अब इसी तरीके से 243 किसकी पावर 5 होती है बच्चों। तो ये देखना है कि किसको मैं 5 बार इसके इसके आप ना सिंपल फैक्टर निकाल लिया करो, गुणनखंड निकाल लिया करो, जैसे एलसीएम से निकालते हैं इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देखेंगे करके कि यहाँ पे 3 की पावर 5 में आ जाएगा ये, और 3 की पावर 5 होगा तो 5 से 5 कट जाएगा, और 18 5 जा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 90 + 90 आ रहा है। वो 196 किसका किसका स्क्वायर रूट होता है, 14 का होता है। तो यहाँ पे 14 आ रहा है।
ठीक है। तो -42 प्लस -14 करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस होता है। तो 14 4 जा 56, तो ये 56 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 56 हो जाएगा। और 90 + 2 92 हो जाएगा। तो बस मुझे क्या सोल्व करना है, 92 माइनस का 56 सोल्व करना है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये मेरा आ जाएगा 26 आंसर है इसका बच्चों। ठीक है, 26 का आंसर कितना आया है, 26 ही आया है। ठीक है, आगे चलते हैं चलिए। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखना है हमको। क्वेश्चन नंबर 27 में इसको बस सिंप्लीफाई करना है। आप देखो यहाँ पे ये किस, इसमें तो फॉर्मूला का जाएगा सिंपल, a - b का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है a² + b² - 2ab। तो a तो √7 है, तो a² प्लस में b² माइनस का 2ab। तो माइनस का 2ab करेंगे तो मेरा 2√14 आएगा, सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा वो। इसी तरीके से यहाँ पहले बाहर माइनस है तो पहले अंदर ब्रैकेट ऑन कर लो। तो यहाँ a² प्लस में b² माइनस का 2ab, यहाँ पे 2√14 आएगा। ठीक है बच्चों, प्लस का 2√14 आएगा यहाँ पे। अब बाहर माइनस है तो इस बाहर के माइनस की वजह से ये अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस तो कट जाएगा। ठीक है बच्चों, ये -2 है, +2 कट जाएगा। और 7 - 7 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा 0। ठीक है, ऐसे करना है ये वाला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो जल्दी, 28। इसमें मुझे क्या बोला हुआ है, मुझे इसमें AB + BC + CA की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे। इसमें ना पहले हम क्या करेंगे, A + B + C का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a² प्लस में b² प्लस में c² प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। क्वेश्चन में मुझे AB BC + CA निकालना है, तो इस पार्ट में से तो 2 कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी AB + BC + CA। सब कुछ आपको दिया हुआ है, बस AB BC CA नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये भी करिएगा आप अच्छे से। नहीं होगा तो कमेंट में डाल दीजिएगा, हम आपकी क्वेरी जल्द से जल्द सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 29 में हमें क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। ठीक है, अब देखो इसके फैक्टर कैसे निकालते हैं। x - y का होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखो x - y का तो ये होल स्क्वायर है। ठीक है, माइनस यहाँ पे x² - y² है, यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये a² - b² लिखा है। फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b। तो इसको 2 बार लिख लो, a + b a - b लिख लिया मैंने इसको। ठीक है, और यहाँ पे तो ये चल ही रहा है 12 में x + y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चल रहा है इधर। अब देखो इधर, यहाँ पे ना ये अगर इसको ऐसे सोल्व करेंगे तो ये सोल्व नहीं हो पाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करो, क्योंकि यहाँ पे मुझे हर जगह x + y और x - y ही दिखाई दे रहा है। तो x + y का तो मान लो p। ठीक है, और x - y को मान लो q। ठीक है बच्चों। हाँ, तो जब मैं इसकी जगह p रखूंगा, q रखूंगा, तो ये इक्वेशन इस प्रकार से बनेगी कुछ, कि q² माइनस में 7pq प्लस में 12q। ठीक है, हाँ, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी ऐसे। हम्म अब देखो यहाँ पे q² क्यों आया, क्योंकि मैंने x - y को p क्यों माना है, तो यहाँ पे तो स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दिया इसके साथ में। ठीक है, और यहाँ पे x + y का 1 मिनट। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पे ये भी q² आएगा इधर में ये। ठीक है, ये भी q² आ जाएगा। अब देखो इक्वेशन क्या बन गई मेरी, इक्वेशन मेरी जो है वो बन गई है q²। हाँ, ये बन गई q², लास्ट में p है। ठीक है, प्लस में 12p² माइनस का 7pq। ठीक है, यानी इसको अगर आप और अच्छे से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इसको ठीक है बच्चों, तो ये जो बाकी पार्ट है वो मैं रिमूव कर रहा हूँ, है ना, समझ तो आएगी आपको। मैंने q को क्या माना है, x - y माना है, और मैंने p को क्या माना है, x + y माना है। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं, पहले इसको रब कर देते हैं ऊपर वाले पार्ट को। q² प्लस में 12p², मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोबारा से इस इक्वेशन को देखो। तो ये बन जाएगा मेरा q² माइनस का 7pq प्लस में 12p²।
ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे अब, तो इसको आप कर लेना सोल्व किससे, आप इसको सोल्व कर लेंगे मिडल मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, ठीक है। तो जब आप उसको सोल्व कर लेंगे तो आपके दो फैक्टर मिल जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो आपके दो फैक्टर मिल जाएंगे, आपको ये एक फैक्टर मिल जाएगा, ये एक फैक्टर मिल जाएगा, यानी गुणनखंड मिल जाएगा। लेकिन ये जो फैक्टर मिलेंगे ये आपको पी और क्यू की फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। जब आपको लास्ट में फैक्टर मिल जाएंगे वहां पे आप पी और क्यू की वैल्यू पुट कर देना। क्यू मैंने क्या माना था, x-1 माना था, और पी मैंने क्या माना है, x+1 माना है, ठीक है। तो ऐसे इसके फैक्टर आपको निकालने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा समझ में तो कमेंट कीजिएगा, हम आपकी क्वेरी जल्द से जल्द सोल्व कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया है देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे बोला हुआ है कि मुझे 29 तक तो हमारा हो गया, और पार्ट देखना है मुझे इसका, है ना। तो 29 का जो और पार्ट है वो देखो कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये ना ए स्क्वायर, इसको ना अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखियो मत ना, इसको अभी आप एक्स देखो, ये एक्स लिखा हुआ है, ये वाई लिखा हुआ है, ये मेरा जेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसके जो एक्स ये फॉर्मूले होते हैं ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का, हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो होता है, अब देखो यहाँ पे जीरो ही हो रहा है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दो बार आ रहा है ना, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, यानी ये आंसर कितना आ रहा है मेरा, जीरो ही आ रहा है ना, जीरो आ रहा है ना ये। तो अगर ऐसा होता है तो एक्स क्यूब, तो क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब जो होता है वो 3xyz के बराबर होता है, ठीक है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होता है, 3xyz के बराबर होता है। तो देखो नीचे वाली टर्म भी जीरो हो रही है, यहाँ पे भी x इसको xyz मान लेंगे, तो यहाँ भी a दो बार आ रहा है, b भी दो बार आ रहा है, c भी दो बार आ रहा है, ये भी कट जाएगा। तो ऊपर भी 3xyz आएगा, नीचे भी 3xyz आएगा, ठीक है। इसको देखो कैसे लिखेंगे अब हम, 3xyz लिखना है बस इसमें हमें। देखो 3xyz, यहाँ पे थ्री तो आएगा ही, एक्स क्या है ए, एक्स तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। एक्स क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, 3xyz लिखना है बस यहाँ पे हमें। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखना है, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, नीचे भी ऐसे आएगा थ्री, 3xyz, थ्री से थ्री कट जाएगा, यहाँ पे ए माइनस बी आएगा ब्रैकेट में, फिर यहाँ पे बी माइनस सी आएगा ब्रैकेट में, फिर यहाँ पे सी माइनस सी आएगा, है ना। अब देखो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, ऊपर दो पावर है इन सब चीजों की, तो एक दो पावर से एक पावर कट जाएगी, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर खाली आपका आ जाएगा। अब देखो ये ऊपर लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो माइनस की पावर से तो नीचे माइनस की पावर कट चुकी है, तो ऊपर आंसर आ जाएगा ए प्लस बी, बी प्लस सी, और मेरा सी प्लस ए, ये मेरा इसका आंसर होगा आपका, है ना। आई समझ में, तो ऐसे क्वेश्चन करना है ये वाला। बस अगर देखो वैसे अगर आपको ये फॉर्मूले वगैरह नहीं पता होंगे तो आपको सोल्व करते रहेंगे, आपको सोल्व कभी नहीं होगा फिर ये जाके। तो फॉर्मूले सारे आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। अब देखो 30 में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे बोला हुआ है कि ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं ना कि ए बी भी जो है, हम कह सकते हैं कि ए भी क्या होगा, ए बी पैरेलल होगा किसके, ई एफ के। अब देखो अगर ऐसा है हमें इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो अगर ए बी इसके पैरेलल होगा तो हमें पता है कि एक्स जो है वो जेड के बराबर है, एंगल एक्स किसके बराबर है, एंगल जेड के बराबर है, क्योंकि क्या बन रहा है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, यानी अंत है एकांतर कोण बन रहे हैं ये, ठीक है। अब देखो और मुझे पता है कि एक्स प्लस वाई जो है ये कौन से एंगल है, ये बन रहे हैं को इंटीरियर एंगल्स, है ना। ये को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, यानी क्रमागत कोण बन रहे हैं ये, तो इनका सम भी कितना होता है, 180 होता है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 180, ठीक है। और देखो एक्स जेड के बराबर है, तो जेड कितना है 7 रेशियो में, तो ये 7x हो जाएगा। और y कितना है, y मेरा 3x है, तो ये 3x हो जाएगा। तो 7x प्लस 3x बराबर 180, सोल्व कर लेंगे इसको, 10x बराबर 180 आ जाएगा यहाँ से। और यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी, यानी यहाँ पे 18 पुट कर देंगे, 18 3 जा 54, और 18 7 जा 126, ठीक है बच्चों। तो मुझे एक्स भी निकालना है, एक्स किसके बराबर था, जेड के बराबर था, तो जो मेरा जेड आया है 126, वही मेरा एक्स भी हो जाएगा। तो एक्स जेड आ जाएंगे 126 के, और वाई एंगल मेरा कितना आ गया, वाई एंगल मेरा आ गया 54 डिग्री का, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन ऐसे करने हैं आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है,
और पार्ट इसका, इसने मुझे सोल्व करने के लिए बोला हुआ है कि मुझे इसमें प्रूफ करना है कि एंगल आर ओ एस जो है वो आधा है क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस के। ठीक है, तो देखो ये तो बुक का ही क्वेश्चन है बच्चों, है ना। तो देखो कैसे दिखाना है हमें ये, मुझे पता है ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे ये, हम बोलेंगे कि एंगल पी ओ आर जो है वो, एंगल पी ओ आर लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 होता है। लेकिन अगर ये एंगल 90 का है तो ये एंगल तो 90 का ही बचेगा, तो दोनों दोनों एंगल कितने के हो गए, 90 90 का हुआ है। यानी एंगल पी ओ आर जो है वो आर ओ क्यू के बराबर हो जाएगा। ऐसे शुरुआत करनी है इस क्वेश्चन की आपको, है ना बच्चों। और आप देखो एंगल पी ओ आर को हम क्या लिख सकते हैं, आर ओ एस, यहाँ इसको हम लिख सकते हैं एंगल आर ओ एस प्लस में एंगल पी ओ एस। ठीक है, और इस साइड वाले को लिखेंगे एंगल आर ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ क्यू। ठीक है, तो बस आपको इसको सोल्व करना है अब, यहाँ से मेरे को जो प्रूफ करना है वो प्रूफ मिल जाएगा मुझे, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन है, आता जरूर है एग्जाम में ये। तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इसने बोला है कि एक ट्रायंगुलर पार्क है ना। यानी त्रिभुजाकार एक पार्क है, उसकी डायमेंशन दी हुई है मुझे, साइड्स दी हुई है उसकी। तो इसको ए मान लेंगे, बी मान लेंगे, सी मान लेंगे, है ना। तो मुझे बोला है कि उसके अंदर मुझे प्लांट्स लगाने हैं, और उसका जो खर्चा आ रहा है 1 मीटर स्क्वायर का वो 1.5 रुपये आ रहा है। ठीक है, तो बताओ कितने रुपए देने पड़ेंगे गार्डनर को, यानी बगीचे में जो प्लांट प्लांट लगाएगा। तो पहले देखो इस ट्रायंगल का हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे हिरन फॉर्मूले की हेल्प से, जो मैंने अभी पहले आपको हिरन फॉर्मूला बताया था। ये साइड मान लेंगे ए बी सी। यहाँ से पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, यानी अर्ध परिमाप निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू। फिर हम हीरोन फॉर्मूला लगा देंगे, रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वहां से मेरा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है बच्चों। फिर जो मेरा एरिया आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा, तो उसको हम इस इतने रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.5 रुपए से। तो वो मेरा क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा जो मुझे उस पौधे लगाने वाले को देना पड़ेगा। ये मेरा आंसर आ जाएगा फाइनली। ठीक है, क्वेश्चन 30 आपको, 31 आपको ऐसे करना है फिर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इसने मुझे बोला हुआ है, क्या कहा है इसने मुझे, कि एक पोलिनोमियल, दो पोलिनोमियल दिए हुए हैं मुझे, बहुपद दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं इसको x-2 से डिवाइड करता हूँ तो इसका रिमाइंडर जो है वो p और q बचता है। अब देखो ये x-2 से डिवाइड करना है, यानी इसको बराबर जीरो जीरो रखेंगे पहले, क्योंकि ये फैक्टर है इसका, यानी गुणनखंड है, शून्यक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे भी 2 पुट करो, यहाँ पे भी 2 पुट करो। तो यहाँ पे 2 पुट करोगे तो जो लास्ट में आंसर आएगा वो हम पी मानेंगे, यहाँ पे जो लास्ट में आंसर आएगा वो क्यू मानेंगे। ठीक है, तो जो जब हमें पी और क्यू मिल जाएंगे तो फिर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, और यहाँ से मेरी जो है वो ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की। ठीक है बच्चों, क्योंकि मुझे ए की वैल्यू ही निकालनी है इस क्वेश्चन में। तो ऐसे करके ट्राई कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा। चैप्टर 2 का क्वेश्चन है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसने क्या बोला है कि ये प्रूफ करो कि पैरेललोग्राम के, यानी समांतर चतुर्भुज के जो बाइसेक्टर होते हैं एंगल के, वो क्या बनाते हैं, वो हमारा रेक्टेंगल बनाते हैं, यानी आयत बनाते हैं। देखो पहले इसमें क्या बनाएंगे हम यहाँ पे पहले पैरेललोग्राम बना लिया हमने ये। ठीक है, अब देखो अगर ये इस एंगल का बाइसेक्टर, ये इस एंगल का बाइसेक्टर, ये इस एंगल का बाइसेक्टर, ये इस एंगल का बाइसेक्टर। तो इसमें मुझे प्रूफ करना है कि जो बीच में ये जो बन रहा है ना, ये क्वाड्रिलेटरल, ये क्या है, रेक्टेंगल है। ये प्रूफ करना है मुझे इसमें। ठीक है बच्चों, अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, बताओ। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे ए बोल दिया, बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया, डी नाम दे दिया। अब देखो मुझे पता है कि पैरेललोग्राम में जो क्रमागत एंगल होते हैं, जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल होते हैं, उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ना कि एंगल ए और बी का सम कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, तो अगर एंगल ए का आधा कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, एंगल बी का हाफ कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो यानी इनका सम कितना आ जाएगा फिर, हाफ ऑफ एंगल ए और बी का सम कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, क्योंकि ए और बी का सम तो 180 था। तो अब ये 90 आ गया, तो हम जब हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसको मान लो बीच वाले। तो अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा, कौन योग प्रमेय लगाऊंगा ट्रायंगल ए ओ बी में, तो मेरा ये एंगल ए ओ बी 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर ए ओ बी मेरा 90 डिग्री आ जाएगा, तो ये, ठीक है, 90 डिग्री आ गया ये। तो यानी ये अंदर वाली जो एंगल आ गया ये मेरा 90 का आ गया। इसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल में लगाएंगे प्रॉपर्टी, तो ये अंदर वाले सारे एंगल कितने डिग्री के आ जाएंगे, 90 डिग्री के आ जाएंगे। और मुझे वही प्रूफ करना था, क्योंकि एक भी एंगल 90 का आ गया, तो ये क्या है, अंदर वाला जो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है, ये क्या हो जाएगा, मेरा रेक्टेंगल हो जाएगा, यानी ये मेरा आयत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
और पार्ट पे इसके, इसमें और पार्ट में क्या बोला है कि एबीसीडी एक रोम्बस है, यानी एबीसीडी क्या है, सम चतुर्भुज है। ठीक है। देखो कैसे बनेगा फिगर इसका, ये मेरा रोम्बस होता है। इसमें क्या बोला है कि पी क्यू आर एस एबीसीडी नाम दे दो पहले इसको, ए बी सी डी। पी क्यू आर एस इसके मिड पॉइंट है, तो पी यहाँ लिखेंगे, क्यू यहाँ लिखेंगे, बीच में यहाँ पे आर आएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा, इन दो इन सबको ज्वाइन कर दो इस तरीके से। तो ये मेरे क्या है, मध्य बिंदु हैं इसके। तो मुझे बोल रहा है कि जो मेरा जो ये पी क्यू आर एस जो बीच में क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है। तो देखो इसमें हमें ये ना मिड पॉइंट थ्योरम से सोल्व होगा, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है। तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से सोल्व करेंगे इसको। ये लाइन ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें ऐसे करके, ये वाली। ठीक है। तो देखो हम मिड पॉइंट से सोल्व करेंगे इसको, हम क्या बोलेंगे कि पी एस जो है वो कितना है, हाफ है किसका, बी डी का। ठीक है। इसी तरीके से जो मेरा क्यू आर है वो भी हाफ है किसका, बी डी का। ठीक है। तो मेरा अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो हम बोल सकते हैं ना कि पी एस जो है वो बराबर है क्यू आर के। तो अगर पी एस बराबर है क्यू आर के, तो ये अंदर वाला जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है, ये भी क्या प्रूफ हो जाएगा कि ये एक पैरेललोग्राम है। और अब मुझे पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल पी जो है वो एंगल आर के बराबर है। ठीक है। तो ऐसे करके हम आगे जाके इसमें प्रूफ कर देंगे कि इसमें। और हम ये ध्यान रखना कि पैरेललोग्राम में जो अगल बगल के एंगल होते हैं, क्रमागत एंगल होते हैं, उनका सम 180 होता है। तो वहां से मेरा प्रूफ हो जाएगा इसमें कि इसका कोई भी एक एंगल वहां से हम प्रूफ कर देंगे कि 90 डिग्री का है। ठीक है। और जब कोई भी एंगल 90 डिग्री का प्रूफ हो जाएगा तो हम इसको आराम से कह सकते हैं कि ये क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं ये। ट्राई कीजिएगा, नहीं होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपकी क्वेरी जल्द से जल्द सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या बोला हुआ है। 34 क्वेश्चन में कहा गया है कि मुझे बताओ कि सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल बनता है। तो ये तो हमने थ्योरम पहले मॉडल पेपर में भी सोल्व की थी। इसमें देखो एक सर्कल बनाएंगे इस तरीके से, ये सेंटर है, ऐसे फिगर बनेगा सब कुछ। ठीक है बच्चों। तो ये दो ट्रायंगल बन जाएंगे, मैंने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था पहले पार्ट में। ठीक है। वहां से दो इक्वेशन बनी थी, फिर उनको ऐड कर दिया था, तो वहां से प्रूफ हो गया था मेरा कि ये जो एंगल है वो इसका क्या है, डबल है। वही मुझे प्रूफ करना है इसमें। ठीक है। तो कीजिएगा, ये थ्योरम जरूर आती है एग्जाम में, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी बच्चों, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें ना आगे हमसे क्या बोला है कि जो नीचे फिगर दिया हुआ है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही एक्स की वैल्यू निकालो। तो देखो एक्स की वैल्यू भी निकालनी है, ये फिगर जो दिया हुआ है देखो, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखो। अब देखो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ये एक्स है, और जो सरकमफेरेंस पे एंगल बन रहा है वो 50 है, तो 50 का डबल हो जाएगा ये, तो एक्स कितना आ जाएगा मेरा, 100 डिग्री आ जाएगा। बस यही करना था इसमें, ये वाली थ्योरम लगानी है बस इसमें। एक्स की वैल्यू निकालनी है कि सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल बनता है। अब देखो इसका और पार्ट भी है। इसके और पार्ट में क्या बोला है कि क्वाड्रिलेटरल जो फॉर्म होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से, वो क्या होता है, साइक्लिक होता है। ठीक है। तो देखिए, ठीक है, अब जो क्वेश्चन हमने पहले किया था ना वो वाला बाइसेक्टर वाला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन सेम वैसा ही है। ठीक है। उसमें तो हमें रेक्टेंगल दिखाना था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें दिखाना है कि जो वो बीच में ये हमारा वो बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये साइक्लिक है। तो इसमें पहले उतना ही काम करेंगे जैसे उस क्वेश्चन में किया था, फिर हम दो इक्वेशन बनाएंगे, उनको सम कर देंगे, तो मेरा ये आमने सामने वाले एंगल का सम कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। और मुझे पता है कि जो अपोजिट एंगल का सम जिसमें 180 आता है वो क्या होता है, साइक्लिक होता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी वैसे ही करना है, बस इसमें दो तीन टर्म आगे और ऐड करनी है, और पार्ट में 34 के। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 35 पे। 35 क्वेश्चन जो है बुक का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है कि बस एक एक है ना, बस स्टॉप है, वहां पे बैरिकेटिंग की हुई है। ठीक है, जैसे पुलिस जैसे वो लगा देते हैं, वहां पे 50 होलो कोन्स लगाए हुए हैं, शंकु लगाए हुए हैं इस तरीके से। ठीक है। तो मुझे बोला है कि उनका ना 50 लगाए हैं, डायमीटर दिया है 40 सेंटीमीटर, यहाँ पे आगे 12 पर मीटर स्क्वायर बोल रहा है। तो पहले हमें डायमीटर को चेंज, पहले इसका रेडियस निकालेंगे 20 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा मुझे, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.2 मीटर आ जाएगी इसकी रेडियस। ठीक है। और इसमें हमें क्या निकालना है, इसको ना बाहर से पेंट किया हुआ है इसको, तो देखो बाहर से पेंट किया हुआ है, तो हम क्या निकालेंगे, इसका सी एस ए निकालेंगे, यानी कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, यानी इसका, यानी हम इसका निकालेंगे क्या, हम इसका निकाल देंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है, फॉर्मूला पाई आर एल होता है। लेकिन अब तो मुझे एल भी निकालना पड़ेगा, एल भी मेरे पास नहीं है ना, एल नहीं है ना मेरे पास बच्चों। और हाइट 1 मीटर दी हुई है, तो देखो एल नहीं है, तो पहले इसमें मुझे एल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे एल स्क्वायर जो आ जाएगा वो 1.04 के बराबर आ जाएगा।
जब एच को 1 का स्क्वायर और 0.2 का स्क्वायर 0.4 होता है, इसको प्लस करेंगे तो 1.04 आ जाएगा ये। तो एल स्क्वायर आ गया 1.04, यानी एल आ गया 1.04, रूट 1.04। तो इसकी वैल्यू हमें बोली हुई है क्वेश्चन में कि 1.02 लेनी है, 1.0। तो 1.02 मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, एल आ जाएगा। ठीक है, अब हम लगा देंगे पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू बोलिए 3.14 रखनी है। तो पाई आर एल, आर की वैल्यू 0.2 रखनी है। और एल हमारा कितना आया है, एल हमारा 1.02 आया है। तो आपको इसको सोल्व कर लेना है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। अब मुझे बोला कि खर्चा कितना आ रहा है, 12 मीटर स्क्वायर, 12 रुपये खर्चा आ रहा है 1 मीटर स्क्वायर का। तो जो आपका एरिया आएगा इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना सिंपली। ठीक है। लेकिन ये जो टोटल खर्चा है वो एक कोण का आया है, एक शंकु का आया है, हमें तो टोटल का खर्चा निकालना है 50 कोण का। तो इसको 50 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ठीक है। तो ऐसे करके हमारा आंसर जो है वो सोल्व हो जाएगा। हमें टोटल खर्चा निकालना है 50 कोण का पेंट करने का, वो हमने निकाल दिया। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखो क्या बोला हुआ है। ये हमें फिगर दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से। इसने हमें बोला है कि कोऑर्डिनेट निकालो ए और बी पॉइंट के। अब देखो ए पॉइंट कहाँ पे है, ए पॉइंट तो ये रहा नीचे। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 3। यहाँ पे तो एक्स एक्सिस 3 है, वाई एक्सिस 1 है। तो 3,1 ए के हो जाएंगे, 3,1 बी के क्या हो जाएंगे, 7,1 बी के हो जाएंगे। ठीक है। अब इसने बोला 5,7 जो है वो कौन सा कोऑर्डिनेट है, 5। 5 पहले आ रहा है, यानी 5 क्या होना चाहिए, 5 मेरा एक्स एक्सिस होना चाहिए। तो 5,7 क्या है, मेरा डी है, डी। ठीक है। और 2,11 क्या है मेरा, आप देखो 2 पे क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस पे। 2,11 मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, के हो जाएगा 2,11। ठीक है। तो टू कोमा नहीं, के नहीं, एल है ये, एल। 2,11 मेरा एल हो जाएगा आंसर। अब इसने बोला है कि एरिया निकालो पेंटागन का ABCDE का। ठीक है बच्चों। तो देखो इस पूरे का मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। बताओ कैसे निकालेंगे। देखो इसके पहले तो सबके पॉइंट लिख लेंगे कि एक एक पॉइंट कितना आया था, 3,1 आया था। और बी का पॉइंट कितना आया था, बी का आया था 7,1। सी का पॉइंट कितना है, सी का पॉइंट मेरा है 7,4। डी का पॉइंट कितना है, डी का है 7,7, नहीं 5,7। और ई का पॉइंट कितना है, ई के जो पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट हैं, वो कितने हैं, 3,5, 3,4 है। ठीक है। तो इसको X1 मान लेंगे, इसको Y1 मान लेंगे, इसको X2 मान लेंगे, इसको Y2 मान लेंगे, ऐसे करके लिख लेना है फिर आपको। ठीक है। फिर लास्ट में क्या लगाना है आपको, सिंपल फॉर्मूला लगा देना एरिया निकालने का पेंटागन का। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है ये वाला, हाफ, एक मिनट, फॉर्मूला होता है ये, हाफ X1, एक मिनट, ठीक है। तो या तो इसमें सीधा फॉर्मूला लगा दो, हाफ X1 Y2 प्लस X1 Y2 हो गया। फिर प्लस लिख देंगे X2 Y3। फिर प्लस में X3 Y4। फिर प्लस में X4 Y5। फिर लास्ट में X5 Y1। फिर इसमें से माइनस करना है हमें Y1 X टू को। और तो Y1 X2, और प्लस में Y2 X3, Y3 X4, Y4 X5, ऐसे करके माइनस कर देना है। ठीक है। तो या तो ऐसे कर लो, पर ये फॉर्मूला याद नहीं होता बच्चों को, है ना। तो सिंपल क्या कर लो इसमें, ये इस फिगर को ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लो बहुत सारे। ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल हो जाएगा, ये वाला एक ट्रायंगल ये हो जाएगा, दो ट्रायंगल हो गए बच्चों। ठीक है। तो दो ट्रायंगल हो गई है, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। और फिर हम ये दो क्या हो जाएंगे, रेक्टेंगल हो जाएंगे। दो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे और इनको बराबर कर देंगे, प्लस कर देंगे बस सबको। दो रेक्टेंगल हो गए और दो मेरे क्या हो गए, दो मेरे हो गए ट्रायंगल। इन सबको एरिया को प्लस कर देंगे, हमारा इसका एरिया आ जाएगा इस फिगर का, वही मुझे निकालना है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसने बोला कि डिफरेंस निकालो एफ सी का होता है एक्स एक्सिस। तो जी का एफ सी का क्या है, जी का एक्स एक्सिस क्या है देखो। तो जी का एक्स एक्सिस जो है वो मेरा है 9। यहाँ देखो इधर, ये जी का एफ सी का 9 है। ठीक है। तो इसका 9 हो जाएगा। और मुझसे क्या बोला हुआ था, और मुझे कहा गया है कि एफ ऑर्डिनेट ऑफ जे। तो जे का ऑर्डिनेट देखो, तो जे का ऑर्डिनेट क्या है, यानी वाई एक्सिस क्या है जे का। तो जे का जो वाई एक्सिस है वो मेरा 14 है, इधर 14। तो 9, 9 माइनस क्या करना है, 14 करना है आपको, बस 14 - 9 करना है।
तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा इसका आंसर। अब इसने देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है कि हमें एक फिगर दी हुई है, ये रंगोली बनाई है इस तरीके से। तो इसने बोला है हमसे ये फिगर हमें दिखाई दिखाई दे रही है। इसमें ना ए बी ए सी के बराबर है। ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, और बी ई जो है वो बी सी के बराबर है, इतना हमें बताया हुआ है। ठीक है। अब देखो आगे क्या क्वेश्चन पुटअप करेगा हमसे ये। आगे हमसे बोला है इसने कि कौन सी साइड कॉमन है ए ई बी में और ए सी बी में। इसमें देखने की जरूरत भी नहीं है हमें, ए ई दोनों में आ रहे हैं, कॉमन साइड हो जाएगी। अब इसने बोला है बी ई डी डी एफ डी ई सी, क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, सर्वांग सम हो सकते हैं, बी ई डी और डी ई सी। बी ई डी डी ई सी, देखते हैं फिगर बी ई डी डी ई सी। बी ई डी डी ई सी। अब देखो ये मुझे कॉन्ग्रुएंट करने हैं, ये साइड तो बराबर है इसके, है ना बच्चों। और अगर मैं पहले ये बड़े वाले ट्रायंगल देखूं तो ये दो साइड बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे, तो ये एंगल भी बराबर हो जाएगा इसके। ठीक है। हम्म। नहीं देखो, एक तो ये साइड बराबर हो जाएगी, और ये एंगल भी बराबर हो जाएंगे, दो चीज मिल रही है इसमें। और इसमें ईडी ईडी कॉमन भी तो आ रहा है, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो हो जाएंगे आराम से। कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग सम करने में क्या दिक्कत है इनको हमें, हो जाएंगे। अब इसने बोला है क्या ए बी ई ए सी ई के बराबर है, करना है हमें ए बी ई ए सी ई। ए बी ई ए सी ई, ए बी ई ए सी ई के बराबर दिखाना है हमें, यानी मुझे ये एंगल जो है इसके बराबर दिखाना है। ए बी ई ए सी के बराबर दिखाना है। अब देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे। ये साइड इसके बराबर है, ये साइड कॉमन है मेरी। तो बताओ कैसे होंगे फिर ये कॉन्ग्रुएंट, मतलब बराबर दिखाने हैं दोनों एंगल को। एक ही तरीका है इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाओ, अगर तुम कर दो। ठीक है, जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, तो वहां से हम दिखा देंगे सीपीसीटी की हेल्प से कि ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है। ठीक है, यही मुझे दिखाना है इसमें, ऐसे ही करना होगा क्वेश्चन ये, और कोई तरीका नहीं है ऐसे करने का। ठीक है बच्चों, ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपकी क्वेरी जल्द से जल्द सोल्व करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोला है कि एडीसी दिखाओ कि 90 डिग्री का है। एडीसी ये बीच वाली लाइन है। अब देखो ये फिगर जो बन रहा है ना हमारा, तो ये एडीसी जहाँ पे जो है वो मीडियन की तरह एक्ट करेगा एज ए मीडियन। तो ये मीडियन हमें पता है, मीडियन जो होती है माध्यिका जो होती है वो 90 डिग्री होती है अपनी साइड पे। तो ये 90 डिग्री वैसे ही प्रूफ हो जाएगा। अदरवाइज हम एक काम और कर सकते हैं, जब मैंने एबीसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो मैं वहां पे बोल दूंगा कि एंगल बी और सी जो है वो बराबर है। फिर लास्ट में जाके हम बोल देंगे कि ठीक है एंगल बी और सी बराबर हो जाएंगे। तो मतलब हमें इसमें ना कोई, बस ये एंगल कैसे भी करके 90 डिग्री दिखाना है, वो मेरा सिंपल मीडियन से ही हो जा रहा है, तो आगे मुझे कुछ सोचना ही नहीं है और। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बच्चा है, ये हमें कुछ फ्रिक्वेंसी टेबल दी हुई है। ठीक है। अब हमें से क्या बोला है कि मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स देखो कहाँ पे आए हैं। अब देखो मिनिमम मार्क्स कौन से हैं इसमें, देख लो मिनिमम 17 दिखाई दे रहे हैं मुझे अब तक। 17 नहीं, मिनिमम 30 पे है 9। ठीक है, तो मिनिमम मिनिमम मार्क्स जो है वो 9 आ गए, है ना। और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं बच्चों, मैक्सिमम मार्क्स देखो कितने दिखाई दे रहे हैं, 78 दिखाई दे गया मुझे इसमें से। 78 ही है जहाँ तक है, हाँ 78 मैक्सिमम हो जाएंगे। ठीक है, 78 मैक्सिमम, और मिनिमम मेरे कितने हैं 9। तो 78 -9 कर देंगे तो रेंज आ जाएगी मेरी, वर्ग श्रेणी आ जाएगी इसकी। 78 -9 कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, रेंज आ जाएगा। तो रेंज ऐसे निकालनी है। अब इसने बोला है कि मुझे फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है इसमें, तो मुझे तो वैसे ही बना देंगे कि 0 से 10 के अंदर कितने नंबर ऑफ डाटा इसमें मिल रहे हैं आपको। जैसे 0 से 10 के अंदर खाली मुझे 9 दिखाई दे रहा है, तो 0 से 10 लिखेंगे और बराबर में लिख देंगे 1, इस तरीके से, है ना। और 10 से 20 में कितने नंबर दिखाई दे रहे हैं वो देखेंगे इसमें, और जैसे 4 दिखाई दे रहे हैं तो वहां पे 4 लिख देंगे। फिर इसका साथ में टैली मार्क भी बना देंगे, 1 को 1 लिखेंगे, 2 को ऐसे लिखेंगे, 3 को ऐसे लिखेंगे, 4 को ऐसे लिखेंगे, 5 को ऐसे लिखेंगे, 6 को ऐसे लिखेंगे, इस तरीके से, है ना। तो साथ में टैली टैली मार्क टेबल भी बनानी है इसमें मुझे। तो बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। और इसमें क्या बोला है, बस हमारा क्वेश्चन हो गया ये वाला। और पार्ट में क्या बोला है कि कितने स्टूडेंट जो हैं वो 30 से 35 की रेंज में है। अब देखो इसमें वो काउंट करो कि 30 से 35 की रेंज में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो आ रहे हैं, है ना। 30 से 35, तो देखो ये भी आ गया, 2 आ गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
9 है बच्चों, है ना। 30 को भी इंक्लूड करना है और हमें 35 को भी इंक्लूड करना है। ठीक है। आया समझ में बच्चों। तो वैसे में ये मुझे बताना था। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा पेपर जो है, मॉडल टेस्ट पेपर, ये हमारा खत्म होता है। ठीक है, आप अच्छे से ट्राई करना, दोबारा से दोबारा वीडियो देखना, अच्छे से करना। जो समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन वो आप कमेंट कर दीजिएगा, है ना। हम आपकी क्वेरी जल्द से जल्द क्या करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और बाकी आपके एग्जाम्स के लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। तैयारी करते रहिए, आपके एग्जाम बहुत अच्छे जाएं, ऐसी हम शुभकामना करेंगे। ठीक है। जय हिंद।